अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नामजद करने का फैसला किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला ट्रंप की जो सिफारती मुदाखलत है और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान उनकी क़यादत के एतराफ़ के तौर पर किया गया है। हुकूमती एलामिये के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सरबरादरी ने जो भारतीय जारहियत का जिस तरह से मुशाहिदा किया, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा है। एलामिया में कहा गया है कि कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की जड़ है और इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना ज़रूरी है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यह कहा था कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद करवाने पर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ताहम उन्होंने ये भी साथ कहा कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में जिस तरह से गर्मजोशी देखी जा रही है और जिस तरह की गैर मामूली सफारतकारी देखने में आ रही है, ऐसा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में शायद पहले नहीं देखा गया। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता किया और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश की। इससे पहले फील्ड मार्शल से जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई थी और इस मुलाकात को बहुत बड़ी कामयाबी और गैर मामूली मुलाकात करार दिया जा रहा था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से इस वक्त बहुत बातें हो रही है, ख़ास तौर पर इसराइल और ईरान के दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं उस तनाजुर में भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात की तारीख है, आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ है कि ये गैर मामूली गर्मजोशी देखी जा रही है और क्यों पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद एकदम से इस तरह के हालात देखे जाने हैं। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खान साहब मौजूद हैं। पॉलिसी एडवाइज़र रह चुके हैं। हिलरी क्लिंटन के जो बाइडेन इंतज़ामिया ने भी जो है वो इन्हें नॉमिनेट किया था। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके उतार चढ़ाव देखते भी रहे हैं और इनकी डेवलपमेंट्स के साथ जुड़े भी रहे हैं। शाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये इस वक्त जो मामलात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक जंग हुई उसके बाद से लेकर जो इनमें गर्मजोशी देखी जा रही है, आपको इसकी वजह क्या नज़र आती है, कितनी सिग्निफिकेंट है ये? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान, मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटीफुल शिकागो। जी, ये एक अनयूजुअल एक डेवलपमेंट है और ऑफ कोर्स इट गोज इन पाकिस्तान फेवर ए ग्रेट डील। इस वक्त द सोलो सुपर पावर जिसकी तरफ सब देखते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ऑफ कोर्स। और पिछली जो कुछ महीनों से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने टुक ऑफिस, देयर वाज अ परसेप्शन दैट इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे क्योंकि देयर इज अ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वी टर्न्ड आउट टू बी इनकरेक्ट। ऑफ कोर्स जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, एज हेनरी किसिंजर मल्टीपल टाइम सेड, उनके नेशन के इंटरेस्ट होते हैं, कंट्रीज के इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट नहीं होते। तो ये एक तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी समझने की बात है कि वाइट हाउस की तरफ से ये जो लंच था, लंच इन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, ये इससे पहले इस किस्म की कोई डेवलपमेंट अमेरिकन हिस्ट्री में नहीं हुई कि एक कंट्री का आर्मी चीफ उसे प्रेसिडेंट पर्सनली इनवाइट करे, उसको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाए और उसके बाद वन ऑन वन उसके साथ लंच इन हो, और वो भी जो 2 घंटे से भी ज़्यादा तवील हो। 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उन 2 घंटों में तो आप यू कैन कवर क्वाइट अ बिट ऑफ ग्राउंड। तो इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि एक इंटरनेशनली पाकिस्तान की एक सिग्निफिकेंस ज़ाहिर करता है, पाकिस्तान का रोल इन द नेशन स्टेट ज़ाहिर करता है, पाकिस्तान का फेस एज ए रिस्पॉन्सिबल फेस रिफ्लेक्ट होता है, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड मैनी अदर थिंग्स द पाकिस्तानीज हैज बीन टॉकिंग अबाउट फॉर अ व्हाइल
उसको कंफर्म करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तमाम बातें इस रिलेशनशिप में बेहतर ही हैं, बहुत अच्छी राइट। इरफत खान साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इससे पहले भी जो है वो हमने ताल्लुकात में उतार चढ़ाव देखे हैं और स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप की जो है वो बात होती रही है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर और ख़ास तौर पर इस वक्त जो दुनिया का माहौल है उसमें आप इस रिलेशनशिप को जो है वो किस तरह से देखते हैं? और फिर ये भी आम सवाल है कि क्या अमेरिकी सदर का जो झुकाव है क्या ये ट्रांसलेट होगा जो बाकी अमेरिकी पॉलिसी साज इदारे हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की यही रिफ्लेक्शन आपके ख्याल में नज़र आएगी? as you rightly said, and you have been in this country for a while, कि अमेरिका की जो इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी है, इट्स नॉट जस्ट बाय वन ऑफिस which is the president of the United States. It's a combination and the recommendations by multiple organizations, जिसमें think tanks है, जिसमें trilateral commission है, जिसमें academic institutions है, Department of State है, Pentagon है, and सॉरी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है। तो ये सब के सब जो इनकी पॉलिसी रिकमेंडेशंस होती हैं, उसके बाद इस फिल्टर्स अप टू द टॉप ऑफिस और द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिस। तो ये सोची समझी एक बात है। दिस हैज बीन डेवलपिंग फॉर अ व्हाइल, और मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ एज ए born and raised in Pakistan and the resident of the United States, or have been in the political process of the United States for a while, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत बेहतर मूव है, क्योंकि उस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, पाकिस्तान के अलावा अमेरिका के लिए कोई एक रिलायबल कंट्री नहीं है जिस पे अमेरिका इन्हिसार कर सके और अमेरिका उनके साथ काम कर सके। आप लोग एक जनरल परसेप्शन है अबाउट इंडिया, इंडिया इज ए ह्यूमंगस कंट्री, इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। उनकी एक अपनी स्टोरी है, उस स्टोरी पे वो बिल्ड करते हैं। उनके पास मैनी मल्टी बिलियनर्स हैं। उनकी जो NRI जिन्हें कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो अमेरिकन लार्ज कॉरपोरेशन में उनको हेड कर रहे हैं, उनकी की पोजीशंस पर हैं। तो इंडिया तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, इंडिया अपने आप को अमेरिका जैसा ही समझता है। तो इंडिया के साथ वो रिलेशनशिप नहीं हो सकती जो पाकिस्तान के साथ हो सकती है। और पाकिस्तान हैज बीन टाइम टेस्टेड एसोसिएट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, जो दोनों कंट्रीज के बेहतरी के लिए हों। अब आप ये देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जो अमेरिकन आउटफिट है, द एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो इस वक्त पाकिस्तान में है। इससे पहले इराक में डेवलप की थी, जो मोर देन $1 बिलियन जिसके ऊपर एक्सपेंस हुआ था, लेकिन जाहिर है वो तो उसकी तो इफेक्टिवनेस आपके सामने है। तो जो दूसरी बड़ी है वो पाकिस्तान में है। इट विल एक्चुअली सरपास मोर देन द इराकी एम्बेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो किसी मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी डेवलप करने का कोई मकसद है। और दूसरा ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान में जो जब भी कोई डिप्लोमेट्स आते हैं, दे आर ऑलवेज करियर डिप्लोमेट। देयर इज अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्बेसडर द यूनाइटेड स्टेट्स अपॉइंट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हमेशा एक इतने वो जो कि कहते हैं जानदार और इतने क्रेडिबल एम्बेसडर्स होते हैं कि वो जाकर जब यहाँ से वापस जाते हैं तो वो बहुत एक हाई पोजीशन में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में सर्व करते हैं। जिसमें से पिछले जो एम्बेसडर थे, पिछले से दो पहले जो थे, उन्होंने तो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्व किया जाकर। तो यू कैन इमेजिन द सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान इन द आईज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, और ऑफ कोर्स जैसे पहले हमने बात की, इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है, इसकी जो उसको ये तमाम अदारे जो फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करते हैं, जो मॉनिटर करते हैं, रेकमेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन खान साहब इसमें ये बताइएगा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, ट्रांजैक्शनल है। अब इसको लॉन्ग टर्म अब रखने के लिए ये जो भी हम देख रहे हैं, आपके ख्याल में दोनों मुल्कों को क्या करना होगा?
देखिए अमेरिका, अब आप देख लीजिए जो अमेरिका की तरफ से तो ये इसे ग्रेट जैक्शन जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, और आप ये भी समझते हैं कि इस किस्म की जो ये जो चीज़ें डेवलप होती हैं इनकी ये बॉयल तो हो रही होती हैं नीचे, लेकिन जो इसको कनेक्ट करना और इस लेवल पे लाने के लिए वो बहुत इसके पीछे डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड होती है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो अब इसके आगे कैसे बढ़ना है, राइट? So, इस वक्त दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, अगर उनकी प्रिंसिपल बिजनेस रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नहीं है तो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे नहीं है। दैट इंक्लूड्स एवरी कंट्री, दैट इंक्लूड्स जर्मनी, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, एनी कंट्री यू कैन थिंक ऑफ। अगर उनकी प्रिंसिपल बिजनेस रिलेशनशिप अमेरिका के साथ नहीं है तो वो उस तरह से उस अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर नहीं है। तो ये इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अमेरिका ने तो दे हैव मेड अप देयर माइंड, यू नो वेयर वी आर नाउ। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आई गेस दिस इज व्हाट इट इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये जो लीडरशिप इस वक्त क्या कर सकती है? पिछली जब आपने कहा ना ट्रांजैक्शनल, तो रिलेशनशिप तो इंटरेस्ट बेस्ड होती है ना, तो उसको अगर आपने सस्टेनेबल बनाना है तो यू हैव टू पुट इनफ मीट इन इट, राइट, टू मेक इट सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल जब आपने बनाना है तो आप देखिए क्या करना, मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है 3 चीजें इस वक्त करनी चाहिए इफ यू वांट टू वर्क विद द स्टेट ऑफ अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें एक अमेरिका का इंटरेस्ट, सबसे पहले आप देखें इस वक्त जो बहुत बड़ा अमेरिका का इंटरेस्ट है वो क्रिटिकल मिनरल्स में है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर अबाउट लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन सरफेस पे ये जब कॉन्वर्सेशन हुई है तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन के बारे में कहा था कि ये अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स की माइंस हैं वो हमें दे दे, उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन में दुनिया में आई है। और पाकिस्तान और उसमें दूसरी बात ये है कि चाइना हैज बीन वेरी स्मार्ट, चाइना आउटस्मार्टेड यूनाइटेड स्टेट्स, और अफ्रीका में करीबन जितनी भी रिसोर्सेज हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, रेयर अर्थ के और कॉपर के, वो चाइना ने वो माइंस को लीज कर लिया, खरीद लिया, या वट एवर देयर मैकेनिज्म इज, राइट। और अमेरिका इज वे 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 बिहाइंड इन दैट। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान के पास ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनकी अबंडेंस है। और ऑफ कोर्स अमेरिका ने इनिशियल सर्वे भी उसके किए हुए हैं जब वो अफगानिस्तान में थे, तो वही जो जहाँ पर ये माइंस एंड मिनरल्स हैं जी, तो वो एक इनिशियल सर्वे भी किया हुआ है उसका, तो दे हैव शेयर्ड दैट सर्वे विद पाकिस्तान एज वेल मोस्ट रिसेंटली। और उसके बाद नई डेवलपमेंट उसके बाद ये हुई है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी, यूएस से रिक्वेस्ट की थी कि हमें इसमें फर्दर इसकी डेवलपमेंट के लिए हमें सर्वे करके दिया जाए, साइज़मिक करके दिया जाए। तो यूएस डिपार्टमेंट स्टेट के जस्ट बिलो देम डिपार्टमेंट इज एनर्जी एज वेल। तो वो एज वी स्पीक दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट एंड दे आर यूजिंग एआई। और अमेरिका में 1-2 ही कंपनीज हैं जो साइज़मिक के लिए और सर्विस के लिए एआई का यूज करती हैं। तो यूएस डिपार्टमेंट स्टेट इज सपोर्टिंग दैट एंड दोज गाइज आर probably on ground as we speak। अच्छा। एक माइंड को रियलाइज करने के लिए उसकी प्रोडक्शन जब उसको तकरीबन 22 साल चाहिए होते हैं। सो यू कैन इमेजिन इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड, इट कैन नॉट बी डन थ्रू जिन ऑर्गेनाइजेशंस के या हम नाम लेते हैं वो नहीं ये कर सकते, तो हैव बी स्पेशलाइज्ड फील्ड, राइट। अब ये जो पाकिस्तान में जो माइंस एंड मिनरल्स हैं उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कुछ अरसे में ही ये डेवलप होकर और अच्छा, तो आपके ख्याल में एक ब्रॉडर रिलेशनशिप है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अच्छा, लास्टली ये जो पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, इस नॉमिनेशन को आपके ख्याल में अमेरिका में किस तरह से देखा जाएगा? देखिए देयर वाज अ सजेशन जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मल्टीपल टाइम्स ये कहा है कि उनका एक रोल था इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट खत्म कराने में, और ये तो यू नो इट्स अ पब्लिक स्टेटमेंट, मैनी पब्लिक स्टेटमेंट। सो और उसमें ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रोल था अमेरिका का। और इसमें वी शुड आल्सो रिकॉग्नाइज के जो इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान में अमेरिका की एक्टिंग एम्बेसडर हैं शारडे नैटली बेकर, उसका एक बहुत ही क्रिटिकल रोल था। शी वेंट टू best of the best school in the country. She went to she graduate of Harvard and you know she very qualified lady, right? अच्छा। उनका ये बहुत बड़ा रोल था। पहले दिन से उनकी पोजीशन ये थी
कि ये जो इंडिया में जो कुछ हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अमेरिका में हर कुछ हफ्तों के बाद हम सुनते हैं और जिस किस्म की फायरिंग और इस किस्म का सिलसिला होता है। तो पाकिस्तान शी हैड मेड अप हर माइंड। तो उसके बाद मल्टीपल कन्वर्सेशन में ये जो कुछ भी आप इस वक्त देख रहे हैं जो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप में हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल और ये नेटली बेकर का भी है। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट पार्ट। तो ये अमेरिकन डिप्लोमेसी एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग वुमन। तो ऑफ कोर्स ये दिस विल गो इन द नेक्स्ट लेवल नाउ एंड दिस रिलेशनशिप विल बी एनहांस्ड ऑफ कोर्स। पाकिस्तान की तरफ से एक बल्कि एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस एफर्ट्स को, जो बड़ी सिंसियर एफर्ट्स हैं, और उसकी कोई पाकिस्तान का एक सिंबॉलिक उन्हें मेडल दिया जाए, उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल दिया जाए या कुछ इस किस्म की बात की जाए। तो दिस वाज इन कन्वर्सेशन एज वेल। तो लेकिन ये उससे भी बेहतर बात हो गई। दिस वाज इन कन्वर्सेशन और ये उससे भी बेहतर बात हो गई। It's a good recognition from the state of Pakistan. और पाकिस्तान की इस वॉर के बाद there is always blessing in this kind of unusual things. ये पाकिस्तान की पोजीशन इस वॉर शॉर्ट वॉर के बाद बहुत इन्हांस हुई है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज, इनकी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, इनका रिस्पॉन्सिबल फेस एज अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत विजिबल हुआ है दुनिया की नजरों में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बदस्तूर जारी है। दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने आज जंग के 9वें रोज मिसाइलों से इसराइल की अहम फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें इसराइली फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ शामिल हैं। इसराइल ने अस्फ़हान में न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के नतीजे में किसी ख़तरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। इसराइली फ़ौज ने अपने इस ताज़ा हमले में ईरानी जौहरी साइंसदान को अहलिया समेत मारने का दावा भी किया है। इसराइल ने यह दावा भी किया है कि उसने पहले ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कम से कम 2 साल पीछे धकेल दिया है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से बात करते हुए कहा था कि इसराइल ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की ताकत नहीं रखता। इसराइल के पास इस काम के लिए बहुत महदूद सलाहियत है, वो बहुत गहराई तक नहीं जा सकते। बैनुल-अक़वामी एटमी तबारई एजेंसी IAEA के सरबराह ने भी खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने ईरान के जनूबी शहर में वाक़े एटमी बिजली घर को निशाना बनाया तो पूरे मशरिक़ वस्ता को एक तबाहकुन जौहरी हादसे का सामना करना पड़ सकता है। उनका ये कहना था कि ये एक मुकम्मल सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां हज़ारों किलोग्राम जौहरी मवाद मौजूद है, और अगर वहां हमला होता है तो इससे ताबकारी का बहुत बुलंद सतह पर इखराज होगा। साथ ही साथ तुर्किया के शहर इस्तांबुल में OIC का खुसूसी इजलास भी हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सिफारतकारों ने शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज़ करते हुए चेयरमैन OIC ने कहा कि हम ईरान और गजा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग ख़त्म होनी चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े का हल ढूंढा जाना चाहिए। तुर्किया के सदर तैयब अर्दगान ने कहा कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। OIC के वज़राए ख़ारजा कौंसिल ने इस 2 रोज़ा इजलास के दौरान तुर्किया को तंजीम की 3 साला चेयरमैनशिप भी सौंप दी है। इससे पहले अमेरिका के साबिक़ सदर जो है वो बिल क्लिंटन, उन्होंने कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू तवील अरसे से ईरान से जंग चाहते थे, क्योंकि इसी तरीके से वो हमेशा के लिए इक़्तिदार में रह सकते हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर ने यह भी बताया कि उन्होंने सदर ट्रंप से इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने का मुतालबा किया है ताकि आम शहरी ना मारे जाएं। ईरान और इसराइल के दरमियान मामलात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए सलमा मलिक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। सलमा मलिक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सलमा साहिबा, आपको लगता है कि कोई तरीका नज़र आ रहा है कि बातचीत हो और जंगबंदी हो जाए, ख़ास तौर पर इस तनाजुर में
कि इस वक्त यूरोपीय वज़राए ख़ारजा उनकी एक मीटिंग जो है वो भी इस हवाले से हो रही हैं ईरान के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमान, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ईरान तो गुफ्तगू के लिए तैयार है और जो है ऑलरेडी वो कुछ यूरोपियन कैपिटल्स के साथ एक गुफ्तगू में इन्वॉल्व भी है, पर अनफॉर्चुनेटली इजराइल का बिल्कुल कोई मूड नहीं है और ना ही अमेरिका का मूड है। और जो मूड है वो इस नेचर का है कि बस ईरान मुकम्मल तौर पे हार मान ले और जो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करे, और फिर यानी इनकी शर्तों पे अगर ईरान जंग बंदी का ऐलान करता है तो फिर बात ठीक है, वरना ये जंग चलती रहेगी। क्योंकि जो अभी आपने एक क्लिप दिखाया प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का, जो अमेरिका के पिछले सदर थे, सो वहां से बात बड़ी वाज़ेह है कि ईरान का जो इजराइल का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि ये जंग चले ताकि नेतन्याहू को एक अनलिमिटेड किस्म का एक्सेस हो, और जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो इस वॉर की परपेचुएशन में इंटरेस्टेड हैं, तो वो इस वॉर से फायदा उठाएं। अच्छा, और सलमा साहबा, अमेरिका के हवाले से आपको क्या लगता है? अमेरिका की अभी जो 2 हफ्ते का वक्त एक उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा वो फैसला करेंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका बाकायदा तौर पर भी इस जंग में शामिल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है वो तो ये है कि अमेरिका बाकायदा तौर पे है भी और नहीं भी है। इजराइल उसका फुट सोल्जर है, और ये वॉर जो है इसमें अमेरिका उतना ही इन्वॉल्व है जितना इजराइल है, और इजराइल उतना ही इन्वॉल्व है जितना अमेरिका है। पर जो आपका सवाल है कि बराह रास्त यानी उसके मिसाइल्स यहाँ, मेड इन अमेरिका मिसाइल्स यहाँ आए, बूट्स ऑन ग्राउंड का तो नहीं अब जमाना रहा, और अमेरिका वो चाहेगा भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता अपने आप को एक अनलिमिटेड कैपेसिटी में कमिट करना। पर अगर अमेरिका यहाँ आता है तो उससे खित्ते की जंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और ईरान का जो एक मॉरल कैपिटल है वो भी बहुत हद तक बढ़ेगा, जिसमें बगैर किसी प्रोवोकेशन के इजराइल ने ये वॉर लड़ी। और फिर साथ उसके हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो गाज़ा में इजराइल का प्लान है, वो ईरान के सारों की अटेंशन डाइवर्ट करके गाज़ा में फुल स्कोप जो चेंज करना चाहता है वो कर रहा है, क्योंकि ईरान जो है अब वो गाज़ा को उस तरह से सपोर्ट नहीं दे सकता जिस तरह वो पहले दे रहा था। तो एक ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि अगर अमेरिका यहाँ इन्वॉल्व होता है तो अनफॉर्चुनेटली फिर ईरान जो है ये इस वॉर का स्कोप एंटी अमेरिका भी करेगा। और यमन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, और फिर इसका डायमेंशन जो है बहुत हद तक बढ़ता चला जाएगा। और आपके ख्याल में ईरान की कंसिडरेशन इस वक्त क्या है? किस हद तक ईरान जो है वो जा सकता है इस जंग में, और क्या चीज़ है कि जो कि इस जंग को निगोशिएशंस पर ख़त्म कर सकती है? देखिए जी, ईरान के पास 2 मसले हैं। एक मसला उसके लिए जो बहुत वाज़ेह थ्रेट्स हैं, एक ये है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ख़त्म करनी है, और दूसरा ईरान की जो रिजीम है उसको अटैक करना है। और अटैक इस तरह से करना है कि रिजीम को बिल्कुल वीकन कर दिया जाए ताकि रिजीम जो है वो फेल हो जाए। और अगर न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर अटैक हो जाता है तो उसके नतीजे में रिजीम जो है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगी। ऑलरेडी अगर हम देख सकते हैं आज कंफर्म हुआ है कि अब नॉन साइंटिस्ट जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इजरायली बॉम्बिंग की वजह से और इजरायली असैसिनेशन अटैक्स जो हैं उनकी वजह से नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर चुके हैं, और जाहिर है उनका साइबर के ऊपर बड़ा कंट्रोल है, और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड को भी टारगेट कर रहे हैं। सो अगर वो ईरान को इस तरह वीक करते चले जाते हैं तो रिजीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा, और फिर आने वाले वक्तों में रिजीम गिर भी सकती है। तो ईरान को ये ट्विनिंग थ्रेट्स को सामने रखते हुए अपने आप को बचाना है, और वो इस बचाने के लिए और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की पूरी कौम यूनाइटेड अपनी कौम के साथ खड़ी है, और इसको बचाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जाने को तैयार होगा। ठीक है। और आपके ख्याल में सलमा साहबा जी,
जो ये रीजन है जिसमें गल्फ के ममालिक भी हैं, फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, आपके ख्याल में ये अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इन मुल्कों को किस तरह से असरअंदाज कर सकता है? देखिए, असरअंदाज इस तरह होगा कि सबसे पहले तो आपके जो मैरीटाइम राउट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ हो गई, और उसके अलावा जो बाबुल मंदब है, ये दोनों बुरी तरह से ये मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं। और अगर ईरान इसको बंद करता है तो जो अरब ममालिक हैं वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। फिर ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ एक बहुत बड़ी शियाइट पॉपुलेशन है जिसका एक दिलो जान से ईरान के साथ एक बहुत जो है बुनियादी दिली रूहानी वाबस्तगी है। सो वहाँ भी हमने जब ईरान इराक वॉर हो रही थी 1980s में, तो तब भी ये पॉपुलेशन अपने आप को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करती थी। तो और जाहिर है शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, तो जहां जहां शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हो गए तो अल्लाह ना करे, बट वन कैन आल्सो एक्सपेक्ट अ फ्लाइट ऑफ इरानियन पीपल फ्रॉम देयर मदरलैंड इनटू नेबरिंग फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। और जाहिर है पाकिस्तान अपने दरवाजे उनके लिए खोलेगा और फिर वॉर का स्पिल हो सकता है। इसराइल का तो कोई हद है ही नहीं, तो वो इसी प्रिएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान को भी अपने लपेट में ले सकता है। उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए। तो हमारे लिए तो वॉर की सेसेशन बहुत जरूरी है, और हमारी लीडरशिप जो वहां जाके अमेरिका में बात कर रही है, आई एम श्योर उन्होंने इस चीज के ऊपर खित्ते में अमन और सलामती के लिए बहुत ज्यादा बात की होगी, और इसको करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। और वहाँ अमेरिका पाकिस्तान का कलीदी रोल है। राइट, बहुत शुक्रिया। सलमा मलिक साहबा हमारे मौजूद थी और बात कर रही थी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का पानी राजस्थान मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया पर इसका बदमला इजहार करते हुए कहा कि नई दिल्ली इस्लामाबाद के साथ सिंध-तास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरून मुल्क के इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा ने कहा कि हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। सिंध-तास मुआहदा बदस्तूर मुअत्तल है। अमित शाह के इस बयान से मुस्तकबिल करीब में इस मुआहदे पर मुज़ाकरात की इस्लामाबाद की उम्मीदों को भी शदीद धचका लगा है। गुज़िश्ता माह रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत इस एक बड़े दरिया पर जो है वो अंदरून मुल्क पानी की मिकदार में ज़बरदस्त इजाफा करने का मंसूबा बना रहा है जो पाकिस्तान के खेतों को सैराब करता है। पाकिस्तान ये कह चुका है कि सिंध-तास मुआहदे में यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, और अगर पाकिस्तान जाने वाले दरियाई पानी को रोका गया तो उसे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। अब मोदी ने और ये जो भारतीय सरकार है एक बार फिर खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। ये मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, पाकिस्तान कानूनी पोजीशन इस हवाले से क्या है, इस पर बात करने के लिए अहमद बिलाल सूफी साहब माहिर कानून है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अहमद बिलाल सूफी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो मंसूबों का जिक्र है ये हम पहले भी सुनते आए हैं। पहले भी एक खबर आई थी कि मंसूबे ऐसे बनाए जा रहे हैं या भारत ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। अभी तो अमित शाह ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक नहर का जो है वो जिक्र कर दिया है कि वो नहर से पानी राजस्थान लेके जाएंगे। क्या भारत ऐसा कर सकता है, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकता है इन दरियाओं पर? देखिए, मेरा ख्याल है ऐसी तो कोई प्रोविजन इसमें मौजूद नहीं है, और ऐसी प्रोविजन अगर ज़ाहिर है इस ट्रीटी में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इस ट्रीटी को ये फ़र्ज भी कर लें कि इस तरह की ट्रीटी ना भी हो तो भी अपर राइपेरियन के पास इस नौइयत के कोई राइट्स इंटरनेशनल लॉ में नहीं है कि वो पानी को डाइवर्ट करे किसी भी फॉर्म एंड शेप में, चाहे नहर निकाल के करे, चाहे डैम बना के करे, या कोई और तरीका वो इस्तेमाल करे। ऐसी कोई लीगल कॉम्पिटेंस किसी भी अपर राइपेरियन के पास नहीं है, बल्कि एक्चुअली सिचुएशन से बिल्कुल बरखिलाफ है। यानी जो अपर राइपेरियन है, जो इंटरनेशनल वाटर लॉ की जूरिस्प्रूडेंस है, उसमें अपर राइपेरियन को ट्रस्टी के तौर पर देखा जाता है फॉर द लोअर राइपेरियन।
वो पानी जो अपर राइपेरियन तक पहुंचा हुआ है, जब वो लो राइपेरियन की तरफ जाएगा तो वो पानी इन द ट्रस्ट वो उसको होल्ड करता है। अच्छा। और बल्कि वो पाबंद है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के नीचे भी कि वो उस पानी को बहने दे, लो राइपेरियन तक जाने दे, और उसमें कोई रुकावट डालने की गुंजाइश नहीं तस्वुर की जाती। और ये इंटरनेशनल वाटर लॉ जो है, जब आप इसके एग्जाम्पल्स देखें, इसके प्रेसिडेंट्स देखें और 3 स्पेसिफिक रिवर्स को देखें जो बहुत बड़े ऐसे रिवर्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से गुजरते हैं, जिसमें मीकोंग रिवर है, नाइल रिवर है, डैन्यूब रिवर है, तो आप जब उनके लीगल फ्रेमवर्क्स देखते हैं जो अपर राइपेरियन लो राइपेरियन ममालिक के दरमियान है, तो इस चीज से वाज़ेह हो जाती है कि कोई एक दूसरे का पानी नहीं रोक सकता। जो भी जुज़वी तौर पर कोई आप ऐसे डैम बनाना चाहते हैं, कोई ऐसे आप पावर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उसके बड़े स्पेसिफिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, मगर वो भी इंश्योर की जाती है कि जो वाटर फ्लो है, जो रन ऑफ द रिवर है, जो उसका रूटीन का रनिंग ऑफ द वाटर है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो अमित शाह साहब का ये बयान, या फॉर दैट मैटर इंडिया की जानिब से किसी का भी इस नौयत का बयान जो है, वो बैनुल-अक़वामी कानून की प्रिंसिपल्स के खिलाफ भी है। अपर लो राइपेरियन ममालिक के दरमियान जो बैनुल-अक़वामी प्रेसिडेंट्स और केस लॉ सेटल्ड है, उसके भी खिलाफ। राइट, लेकिन अमीर बिलाल सूफी साहब, जो इंडिया की कानूनी पोजीशन है उस हवाले से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है इबहम रखा जा रहा है। कभी वो कहते हैं हम तो उन दरियाओं के पानी की बात कर रहे हैं जिन पर जो है वो भारत का हक है, फिर वो दूसरे दरियाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 80-20 की रेशो की जो है वो बात की जाती है। एक अलबत्ता जो उन्होंने लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कुछ हवाले दिए हैं कि क्यों उन्होंने इस ट्रीटी को अबेंस में रखा है या सस्पेंशन में रखा है, जो आबादी के हवाले से बात की गई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको मालूम है वो लेटर। ये क्या वाकई कोई कानूनी जवाज़ हो सकता है सिंतास मुआहदे को जो है वो अबेंस में रखने का या सस्पेंड करने का? देखिए, अबेंस का जो जवाज़ है वो तो कंप्लीटली एक्सट्रेनियस लीगल रीजनिंग है, यानी वो रीजनिंग जिसका ताल्लुक ना ट्रीटी के फ्रेमवर्क से है ही नहीं। अब कोई अगर डेवलपमेंट आउटसाइड द ट्रीटी होती है, जो बैनुल-अक़वामी तनाजुर में, अमूर के तनाजुर में कोई है, कोई इवेंट होता है, कोई हैपनिंग होती है, कोई डेवलपमेंट होती है, कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी मामला होता है, उसको जोड़ना एक ऐसी ट्रीटी से जो उस चीज की बाबत है जो टेरिटरी से मुंसलिक है। और मैंने शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो टेरिटरी से मुंसलिक मामलात हैं, उनकी जो ट्रीटीज हैं, बाउंड्रीज की, पानियों की, उनकी बेहद ज्यादा सैंक्टिटी होती है। तो अगर आप होल्डिंग इन अबेंस के फ्रेमवर्क की बुनियाद को देखना चाहेंगे, तो अभी तक दुनिया में जितना हम फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉयर्स का काम, उनके ओपिनियंस, उनका वे, किसी ने अभी तक इसको जस्टिफाई नहीं किया कि इंडिया ने जो उज़र बनाया होल्डिंग इन अबेंस का, पहलगाम का वाकया जो एक टेररिज्म का वाकया है, उसको उज़र बनाकर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को, बायलैटरल ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये अभी तक किसी बैनुल-अक़वामी कानूनदान ने इसको पजीराई नहीं की, ना ही इसको समझा है कि ये दुरुस्त बुनियाद बनाकर एक ट्रीटी को यूनिलैटरली उसको इफेक्ट किया जा रहा है। तो ये एब्सेंस ऑफ एनी सपोर्ट बहुत बड़ी इस बात की निशानदेही करती है फ्रॉम एकेडमिक सर्कल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स, और जितने भी मुख्तलिफ मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, वाटर लॉ से मुतालिक, वो बड़े कंसर्न बल्कि एक्चुअली शो कर रहे हैं कि इस तरह की एक्सट्रीनियस चीजों को बुनियाद बनाकर एक ट्रीटी जो मुसलसल चलती आ रही है उसको आप नहीं रोक सकते। ठीक, शुक्रिया। आमिर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये जो अमित शाह का बयान है इस पर बात कर रहे थे। भारतीय हुकूमत की तरफ से मुसलसल ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि जैसे उन्होंने इस मुआहदे के बाद जो है वो ना सिर्फ इसको मुअत्तल किया है, इसको सस्पेंड किया है, बल्कि वो इक़दाम भी उठा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा जा चुका है कि ऐसा कोई भी इक़दाम जो है वो ऐलान जंग समझा जाएगा अगर कोई कोशिश की जाती है। लेकिन अभी अमित शाह का जो बयान है राजस्थान से राजस्थान तक नहर ले जाने का और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने का, अब देखिए इस पर क्या रिस्पांस आता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम आपने देखा, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।